हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम एक साउंड का एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में हम साउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, ठीक है, वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे आगे की ही सीरीज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज हमने साइंस की चलाई है, या आपका सीटेट बिहार टीचर्स जो वैकेंसी आई है उनके लिए, और सुपर टेट के लिए, दोनों के लिए जो है, तीनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई और भी एग्जाम साइंस टीचिंग का देते हो और उसमें जो साइंस पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाली है, ठीक है। तो और इफेक्ट ऑफ साउंड स्पीड, आज का एक टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर पड़ने वाला प्रभाव। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो सुपर टेट यूपी के अंदर जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सी टेट में जो है मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करता है एग्जामिनर बार बार, और यदि कोई और एग्जाम भी है, ठीक है, वहां पर भी जो है कुल मिला के बात यह है कि सब ये जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। तो ध्वनि की चाल पर पड़ने वाला प्रभाव, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। V इजकल टू होता है इजकल टू गामा आर टी अपॉन एम, गामा आर टी अपॉन एम। गामा क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो है आपका एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है आपका? नियतांक वैल्यू है, ठीक है। फिर है आपका आर, आर आप पढ़ते हो पीवी इजकल टू एनआरटी, आपने पढ़ा होगा कभी, गैस नियतांक। ये है आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या आपका गैस नियतांक है, ठीक है। टी है आपका टेम्परेचर, टी है आपका टेम्परेचर जो आपका तापमान है, ठीक है, जो है आपका क्या है, तापमान है। नेक्स्ट है आपका एम, एम है आपका मोलिकुलर वेट, आणविक भार, मोलिकुलर वेट, WEIGHT वेट, मोलिकुलर भार, आणविक भार, ठीक, आणविक भार। तो आप देखोगे किस किस वैल्यू पर जो है स्पीड डिपेंड करती है, चाल जो है ध्वनि की किस किस पर निर्भर करती है, टी पर और मोलिकुलर वेट पर, आणविक भार पर, ठीक है। तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला ये है आपका पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है आपका तापमान का प्रभाव। क्या है आपका? तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया V इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एफ, तो उसमें देखोगे कि V प्रोपोर्शनली होता है अंडर रूट टी के, V प्रोपोर्शनली होता है आपका अंडर रूट टी के। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो चाल होती है ध्वनि की, वो प्रोपोर्शनली अंडर रूट टी की, टी मतलब तापमान के अंडर रूट के प्रोपोर्शनली होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यदि आप टेम्परेचर तापमान बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ध्यान रखो, ये यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट जो है उसने ये दे दिया था कि आपको फॉर्मूला बेसिस कि V प्रोपोर्शनली होता है अंडर रूट टी, V प्रोपोर्शनली होता है 1 अपॉन अंडर रूट टी, V प्रोपोर्शनली होता है टी, या V प्रोपोर्शनली होता है टी की पावर 3/2। इस तरीके से उसने जो ऑप्शंस दिए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? V प्रोपोर्शनली अंडर रूट टी के होता है। दूसरा होता है इसमें जो है तापमान का प्रभाव पड़ता है, किस पर? आपका स्पीड पर, चाल पर। जैसे यदि आप तापमान को बढ़ाओगे तो आपकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी, यदि आप तापमान कम करोगे तो आपकी जो स्पीड है, चाल है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था इसमें कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ाने पर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में से पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि आपकी जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने नोट करा था आपको कि 332 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये 332 नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तापमान बढ़ाने पर जो चाल है वो क्या है, अपने आप ही बढ़ जाती है।
अब इसका दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा है आपका दाब का प्रभाव। दूसरा है आपका दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपने फॉर्मूला पढ़ाया कि V इजकल टू होता है आपका अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। आप इसमें कहीं बता सकते हो दाब का कोई जिक्र है? इसमें दाब का कोई भी वर्णन नहीं है। मतलब आपकी जो चाल है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। आपकी जो चाल है, धमनी की जो चाल है वो क्या है, दाब पर निर्भर नहीं करती। डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। स्पीड ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। तो क्या है, इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो दाब का ये हुआ आपका। तीसरा पॉइंट है आपका आणविक भार का प्रभाव। आणविक भार का प्रभाव, आणविक भार का प्रभाव। ठीक है, तो आप देखोगे V इनवर्सली 1/√, किसके होता है, m के। V प्रोपोर्शनली इनवर्सली 1/√m के होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गैस का आणविक भार ज्यादा होगा उसमें क्या होगी, आपकी स्पीड कम होगी, और जिस गैस का आणविक भार कम होगा उसमें क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। अब ऑप्शंस मतलब सवाल इस तरीके से आएगा कि आपको दे देगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस गैस में धमनी की चाल ज्यादा है कम होगी। किस गैस में धमनी की चाल ज्यादा या कम होगी। जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपको, हाइड्रोजन दे दिया। बी ऑप्शन दे दिया आपका, नाइट्रोजन दे दिया। सी ऑप्शन से आपका ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, तीन ही ऑप्शन से ले लेता हूं। तो आपसे पूछेंगे आप बताइए किसमें धमनी की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको पता है हाइड्रोजन का आणविक भार क्या होता है, 2। तो आणविक भार सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का। इसका कितना होता है, 14 दूनी 28। इसका आणविक भार होता है 28। इसका 16 दूनी 32। तो सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आणविक भार क्या है, कम। हाइड्रोजन का आणविक भार कम होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी, ज्यादा। तो मतलब हाइड्रोजन वो गैस है जिसमें धमनी की चाल क्या है, सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, वैसे भी नॉर्मल ये फैक्ट है कि हाइड्रोजन गैस में धमनी की चाल क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। धमनी की चाल क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, और तीसरा पॉइंट आपका टेम्परेचर का था। ठीक है, अब बात करते हैं, एक पॉइंट पूछा जाता है आपका मॉइस्चर, आर्द्रता में। तीसरा है आपका आर्द्रता। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखना, जो आर्द्र, जब यदि मौसम आर्द्र है आपका, ह्यूमिडिटी है आपके मौसम में, ठीक है, तब जो है धमनी की जो चाल है आपकी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू शुष्क, यदि आपका एटमॉस्फेयर है। तो शुष्क के कंपैरिजन में आर्द्र मौसम में, ठीक है, जो धमनी की चाल होगी वो आपकी ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, आपके शुष्क मौसम के कंपैरिजन में। शुष्क मौसम के कंपैरिजन में आपकी जो चाल है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू इसके आपके शुष्क मौसम के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये था आपका पढ़ने वाला प्रभाव। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो साउंड है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक, आयाम, एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक फॉर्मूला है बेसिकली, एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है साउंड की, प्रोपोर्शनली होती है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, स्क्वायर होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको ध्यान रखने हैं कि आपका एम्पलीट्यूड आयाम के स्क्वायर होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं कुछ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, धमनी की क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
सबसे पहली है आपकी लाउडनेस। क्या है आपका? लाउडनेस। ये पूछा जाता है कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है। लाउडनेस समझते हो, जो आप जोर से शोर करके अच्छे से बोलते हो, वो क्या है? आपका लाउडनेस है। डायरेक्ट बस आपको ध्यान रखना है, जो लाउडनेस है वो आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, आयाम पर निर्भर करता है। जो आपका लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है। इसकी जो मात्रक होती है, मात्रक होता है आपका डेसिबल, डीबी से डिनोट करते हैं। क्या मात्रक होता है इसका? डेसिबल होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका पिच, तारतव कहते हैं जिसे हिंदी में, पिच, PITCH, जिसे कहते हैं आपका तारतव। ठीक है। ये पूछा जाता है, बस डायरेक्ट पूछेगा कि लाउडनेस किस पर निर्भर करती है, तो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। ठीक है। पिच किस पर डिपेंड करती है? तारतव ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, आवर्ती पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा फीमेल होती है, ठीक है, और मेल होती है। मैं आपसे पूछूं किसकी आवाज की तारतव ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना फीमेल की जो आवाज होती है वो ज्यादा तीखी होती है, बारीक होती है, क्योंकि उसकी जो पिच है वो क्या है? आपका ज्यादा है। ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? आपका ज्यादा है। और मेल की क्या होती है? आपकी कम होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका इसमें क्वालिटी, गुणवत्ता। किसी भी साउंड पर की जो गुणवत्ता है वो निर्भर करती है किस पर? पैटर्न पर। पैटर्न मतलब जिस तरीके की आपकी वेव है, वेव का जो पैटर्न है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये आपको क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, यानी अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाउडनेस किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। पिच किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर निर्भर करता है। क्वालिटी, गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साउंड की वेव के पैटर्न पर निर्भर करता है। ठीक है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि किसमें जो है ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, किसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होगी? आपकी सॉलिड में, फिर आपकी होगी किसमें? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर होगी आपकी लिक्विड में। ठीक है। और लिक्विड से बाद में होती है आपकी गैस में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? आपकी सॉलिड में होगी, फिर आपका लिक्विड में होगी, फिर इससे ज्यादा किसमें होगी? आपकी गैस में होगी। ठीक है। सॉलिड में भी आपकी ध्यान रखना एलॉय में सबसे ज्यादा होता है, एलॉय में, फिर आपका नॉन एलॉय। ठीक है। जो एलॉय नहीं है, तो एलॉय में जो है स्पीड क्या है? आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर आपको जो है ये सवाल बनते हैं। ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि आपका इको, आपने देखा होगा कि इको किसे कहते हैं? इको क्या होता है कि जैसे कोई आपने ध्वनि आवाज दी, ठीक है, कह दिया आपने आवाज दी, आवाज देने पर वो आवाज दूसरे रिसीवर से मतलब टकराने के बाद में जो आपको सुनाई देती है उसे कहते हैं आपका इको। ठीक है। इको वैसे तो आप जानते हो इको, बस यहाँ से आपका एक सवाल बनता है कि जो आपका मतलब जो जहाँ से टकराने के बाद में वापस आपको सुनाई दी है तो वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो ध्यान रखना 17.2 मीटर की डिस्टेंस पर आपका जो रिफ्लेक्टर है, ठीक है, वो होना चाहिए। जो आपका परावर्तक है जहां से ध्वनि टकराई है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है। एक पॉइंट पूछा जाता है आपका परसिस्टेंसी, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका संवेदना, सुनने की संवेदना। ठीक है। सुनने की संवेदना आपने देखा होगा कि जब दो ध्वनि होती है, ठीक है, दो ध्वनि आई और वो आपके कानों में पड़ी, तो आपको कैसे कब कौन सी स्थिति ऐसी कितना टाइम ऐसा होना चाहिए कि दोनों ध्वनि आपको अलग अलग सुनाई दे? दोनों ध्वनि आपको अलग अलग सुनाई दे, मतलब एक ध्वनि आई फिर आपकी दूसरी ध्वनि आई, ऐसा तो नहीं दोनों ध्वनि एक साथ आई और आप दोनों सुनोगे, नहीं, वो शोर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी क्या कितना टाइम होना चाहिए, क्या इंटरवल होना चाहिए दोनों ध्वनि के बीच में कि जिससे आपको क्या है ये ध्वनि कितना दे? क्लियर सुनाई दे। तो परसिस्टेंसी आपको ध्यान रखना है 1/10 सेकंड होनी चाहिए। ठीक है। कुछ किताबों में आपको 1/16 सेकंड भी मिलेगा। ठीक है। कुछ किताबों में आपको 1/16 सेकंड भी मिलेगा, तो 1/10 सेकंड ऑप्शन मिलेगा या 1/16 सेकंड, दोनों नहीं मिलेगा, ऑप्शन में एक मिलेगा। ठीक है। तो 1/10 सेकंड को आप सबसे पहले प्रीफर करेगा, फिर 1/16 सेकंड को। तो जो आपकी परसिस्टेंसी होती है,
टाइम इंटरवल जो होता है दोनों 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 जिससे आपको क्लियर सुनाई दे तो वो होता है आपका 1/10 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका साउंड लेक्चर मतलब साउंड जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम साइंस के ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।